सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो प्लीज थोड़ी ईमानदारी से इसका आंसर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि क्या कभी आपने सोचा कि काश मेरे दादा ने, काश मेरे परदादा ने, काश मेरे पापा ने अगर ये शेयर इतने साल पहले लिया होता या ये एसआईपी इतने साल पहले स्टार्ट किया होता तो आज के टाइम में मैं करोड़पति होती। भाई जब से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया ना, तब से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल चेंज कर लिया ताकि आने वाली पीढ़ी सेम क्वेश्चन मुझसे तो ना कर पाए। तो अगर आपने भी नहीं किया तो आप। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखी, एबीसी कोई भी अपनी वीडियो देखी और किसी फंड में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया और कोई लमसम पैसा भी डाल दिया, और 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपको पता चलता है कि इस फंड्स में से कोई 40-50 लाख रुपए आपका ले गया, या आप इतना प्रॉफिट और कमा सकते हैं इसे। अगर आप एसआईपी और एमएफ करने जा रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो प्लीज आप इस पॉइंट्स को चेकआउट कर लीजिएगा। क्या आपने भी ये सेम मिस्टेक्स तो नहीं की हुई? क्या आप भी 30 से 40 लाख रुपए अपने किसी और को दे तो नहीं रहे? 20 साल के बाद जब पता चलेगा तब आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे और वो समय निकल चुका होगा। देखिए, काफी सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑफकोर्स काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एसआईपी एमएफ ऑलरेडी स्टार्ट किया होगा, किसी ना किसी एक फंड को पकड़ के वो उसमें अपना मंथली एसआईपी स्टार्ट कर लिया होगा। बट क्या आपने कभी ये चेक किया है कि क्या वो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है? काफी लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि बस वो किसी ने उनको एडवाइस किया, उन्होंने बस स्टार्ट कर लिया किसी एक फंड को, अपने बैंक में गए, उन्होंने बोला एबीसी ये फंड मुझे लेना है और उन्होंने स्टार्ट कर लिया। उन्होंने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं करी कि वो डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। अब काफी सारे लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ कि आप जब भी एसआईपी या एमएफ कभी भी लमसम लगाते हैं तो आप दो वे से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके पास होता है रेगुलर और दूसरा आपके पास होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। रेगुलर प्लान जो रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें एजेंट, एडवाइजर और ब्रोकर, ये तीन आते हैं जो एज ए मिडिल मैन आपका काम करते हैं। जैसे बैंक भी उसमें आपका एज ए मिडिल मैन काम करता है। मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, आपको उन्होंने बोला कि सर आपके अकाउंट में सरप्लस मनी पड़ा है, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो क्या मैं आपको कुछ फंड एडवाइस कर दूं? तो आप कहेंगे क्या, बताइए क्या आपके पास है। तो वो आपको जो एडवाइस कर रहा है ना, तो वो एज ए मिडिल मैन का काम कर रहा है। आपका पैसा डायरेक्ट एमएफ में नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, आपका एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज हो जाता है। यही हम बात करते हैं डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में आप और म्यूचुअल फंड, उनके बीच में कोई भी नहीं होता। आपने सीधा पैसा उठा के आपका एमएफ में इन्वेस्ट होगा, जो उसके फंड मैनेजर की एक्सपेंस रेशियो होगी सिर्फ वो आपसे चार्ज की जाएगी। और जबकि रेगुलर प्लान्स में क्या रहेगा कि आपका जो भी आपको एडवाइस कर रहा है एज ए मिडिल मैन, उसका 1% तक हो सकता है एक्सपेंस रेशियो। आप सोचेंगे 1% क्या है, जहां मुझे 15, 16, 20% रिटर्न आ रहा है लॉन्ग टर्म में, उसमें से 1% कट भी गया तो क्या? तो भाई साहब मैं आपको बता देती हूँ कि वो कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे, काफी मोटा फर्क आपके फोलियो में आने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म की कुछ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या रहता है। तो बात हो रही थी 1% की, कि हाँ 1% का आपको फर्क पड़ने वाला है। तो जो लोग बोलते हैं कि कुछ ज्यादा मोटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी कितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज का आपके फोलियो पे पड़ने वाला है। तो आप कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, या गूगल कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, जैसे मैंने स्टार्ट के लिए मैं आप यहाँ अटैच कर दूंगी। अगर सपोज किसी ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, और मिनिमम साइड पे ले लेते हैं 15% की रिटर्न उस बंदे ने ली, तो कैलकुलेट किया हमने, तो उसका ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 24 लाख रुपीज का, और उसकी वैल्यू है 1.52, 1,52,00,000 रुपीज का उसकी वैल्यू बनेगी 15% के रिटर्न के साथ 20 सालों में। ये बात कर रहे थे हम रेगुलर प्लान की, जिसमें हम 1% कम लेके चल रहे हैं 15। अगर मान लीजिए यही मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता डायरेक्ट प्लान में, जिसमें मुझे 1% ज्यादा इंटरेस्ट मिला था, 16% के रिटर्न में एज्यूम कर रही हूँ, और वहां पे सेम 10,000 पे 20 ईयर्स के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 16% पे, तब मेरा वही 24 लाख रुपीज का बनता है 1.75 CR, 1,75,00,000 रुपए मुझे मिलते हैं अगर मैं डायरेक्ट प्लान में जाती हूँ। अगर आप मोटा मोटा डिफरेंस अगर आप ये देखोगे, तो ये डिफरेंस है 23 लाख रुपीज का। तो जो ये डिफरेंस आता है 23 लाख रुपीज का आता है, और आई थिंक 23 लाख रुपीज किसी के लिए भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का इम्पैक्ट कैसे बढ़ता है आपके फोलियो में। तो अगर आपको पता ही है, कोई फंड आपने सिलेक्ट कर ही लिया है, आपको पता है कि फंड आपने एबीसी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है, आप जाइए एडवाइजर्स के पास जाइए, आप बैंक के पास जाइए, एजेंट के पास जाइए, एडवाइस लीजिए, उनसे पूछें कौन सा फंड मार्केट में चल रहा है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, किस में आपको वो पैसा लगा रहे हैं। आप वही फंड में डायरेक्ट के थ्रू खुद से इन्वेस्ट कीजिए। आप कैंप के ऑफिस में आप जाके आप कोई भी डायरेक्ट प्लान ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप डायरेक्ट प्लान लेंगे उसके साथ लिखा होगा, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान,
तो उसके साथ डायरेक्ट वर्ड यूज होगा तो ही वो डायरेक्ट प्लान है, अदरवाइज अगर उसके साथ रेगुलर प्लान यूज है तो वो डायरेक्ट प्लान नहीं है। तो ये प्लीज आप नोटिस कीजिए। तो अब बात करने वाले हैं हम दूसरी मिस्टेक की, जो दूसरी मिस्टेक्स लोग अपने फोलियो के साथ करते हैं। वो रहता है कि वो पेशेंस नहीं है उनमें। वो क्या करते हैं कि डेली उसे ट्रैक कर रहे हैं, डेली मतलब किसी ने मान लो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एसआईपी जो बंदा स्टार्ट करता है वो एक जरूर हरकत करता है उसकी, बिल्कुल ये आप मान लो सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है कि उसने कोई भी अमाउंट ए बी से स्टार्ट किया, 5,000 10 रुपीज 10,000 सॉरी, तो वो हर महीने हर दिन उसे ट्रैक करेगा कि अच्छा आज मैंने इतना डाला, आज इतना बन गया, आज मैंने इतना डाला, इतना बन गया। तो क्या रहेगा कि उसके माइंड में वो पेशेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं वो उसको इम्पैक्ट करेगी। तो पहले तो आप अगर कोई भी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे डेली ट्रैक करना बंद कर दीजिए। अगर आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट करें उसे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक रखो। उसको फिलहाल 1 साल या 2 साल तो ट्रैक ही मत कीजिए कि वो क्या कितना गिर रहा है, कितना बढ़ रहा है। वो काफी बार गिरेगा भी, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करो तो काफी टाइम ऐसा होगा 6 मंथ्स में आपको रिटर्न्स दिखेगी भी नहीं, कुछ फंड्स में दिखेगी भी नहीं, कुछ में काफी अच्छी दिख सकती है बट काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको रिटर्न्स नहीं दिखेगी। तो उससे क्या होगा कि और आपको लगेगा कि नहीं यार एसआईपी तो सही नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ फंड कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ या किसी और फंड में सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसको 2 साल की ड्यूरेशन में रखो, तभी एक अच्छी रिटर्न आप ले सकेंगे। तो सेकंड मिस्टेक जो लोग ज्यादातर करते हैं वो ये है कि उसे डेली ट्रैक करते हैं, उनमें पेशेंस नहीं रहता। वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो क्रिएट करके एसआईपी स्टार्ट किया था, वो तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि हाँ मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है। कोई पेरेंट्स है तो अपने बच्चों की शादी करनी है, या कोई 30 से नीचे उसको ये है कि मुझे अपना घर परचेज करना है, मुझे कार लेनी है। तो आप उस पर्पज से अपने माइंड में एक पर्पज तैयार करो, उस पर्पज से आप एसआईपी स्टार्ट करो, और फिर आप कभी भी उसे बीच में ब्रेक करेंगे ही नहीं। आप चाहोगे तो भी नहीं आप करोगे। बट अगर आपके माइंड में कोई पर्पस नहीं है और आप सिर्फ कर रहे हो उसको रोज डेली ट्रैक कर रहे हो, तो आज नहीं कल जब भी मार्केट डाउन जाएगी आपके माइंड में क्लिक होने वाला है और आप उसको ब्रेक करने वाले हैं। तो पहले तो ये मिस्टेक आप करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो जो तीसरी मिस्टेक करते हैं, नॉट कमिटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है कि लोग क्या करते हैं कि किसी को देखा देखा भाई वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, वो 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। बेशक नेक्स्ट मंथ या 2-3 महीने बाद उससे वो निकलना बंद हो जाए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको वो अमाउंट सेट करनी है जो आप हर मंथ निकाल पाओ, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको निकाल पा रहे हैं, उस अमाउंट को आपने सेट करना है। बेशक वो अमाउंट कम हो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म हो जिसको आपने टच ही नहीं करना है। आप जितना टाइम उसको लेके चल रहे हो 10 15 20 साल, उसको टच ही नहीं करना है। अब लोग सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे उसका पैटर्न ये समझ नहीं आ रहा है। तो इन्फ्लेशन के साथ वो बीट नहीं कर रहा है जो वो रिटर्न आपको दे रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट उसका रिटर्न सेट कर रही है, आज वो 8.1 दे रहा है, कल को वो 7 भी हो सकता है, आने वाले टाइम में वो 9 भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट कहीं ना कहीं वो फिर भी इन्फ्लेशन रेट को नहीं बीट कर पा रहा है। 15 साल 21 साल तक आप वेट कर रहे हो, उसके बाद आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आप यही अपने बच्चे के नाम से, आपका बेबी छोटा है, आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 20,000 10,000 5,000 से स्टार्ट करो। आपको लगता है आप 500 2,000 1000 इतना निकाल सकते हो पर मंथ अपनी बेटी के लिए, तो आप उसके नाम से एक एसआईपी स्टार्ट करो, और आप देखोगे कि 21 साल में आप इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट उसके लिए कर चुके होगे जो आपने एज्यूम ही नहीं किया होगा। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपको कंटिन्यूसली उसमें एक इन्वेस्टमेंट देना होगा, टाइम देना पड़ता है एसआईपी में, जो मुझे समझ आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बजट के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टॉक होल्डर थे और जो भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रुकते हैं और आप 1 साल पहले ही आपने स्टार्ट तो कर ली किसी के कहने पे, और आपने 1 साल तक आपने वेट नहीं किया और 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, जो पहले 15% था और अब 20% हो गया। तो सबसे आपको जो बाहरी नुकसान होने वाला है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट तो कर रहे हैं बट वो 1 साल तक नहीं, उससे पहले निकालना चाह रहे हैं, या कुछ किसी के माइंड में चल रहा हो कि मैं निकाल लूं, तो आप अभी इस डिसीजन को पीछे कर लीजिए, डिसीजन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। अब पहले आपको शॉर्ट टर्म 15% लग रहा था, अब आपको 20% टैक्स देना, उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन रहेगा आपका। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ उसमें ड्यूरेशन रहता है 1 साल का 2 साल का, हर प्लान का अलग अलग रहता है, तो उसमें एग्जिट लोड भी आपको पड़ता है। एक तो आपने अगर 1 साल से पहले निकाला, आपको 20% का आपका वो मोटा मोटा आपका सीधा सीधा कट गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका एग्जिट लोड हुआ, मान लो किसी फंड का 2% है, किसी का 4 है, किसी का 1 है, तो उसके हिसाब से भी आपका वो कट गया, तो आपने फिर तो काफी कम रिटर्न आपका कैलकुलेट होगा।
तो यही अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्लैब में आप आ जाएंगे और आपका 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप अपने पैसे पे अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए, अगर आप उसके 7 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं तो 1,25,000 के ऊपर आपने कोई टीडीएस नहीं देना। सिर्फ 75,000 रुपीज के ऊपर आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा, वो भी 12.50 के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर आपका एग्जिट लोड भी नहीं जाएगा। तो ये काफी सोच समझ के डिसीजन लेना अगर आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं किसी कहने पे एसआईपी स्टार्ट कर दिया और फिर आप कह रहे हो एसआईपी अच्छी नहीं है, तो ये आपकी मिस्टेक है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ना समझे से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एसआईपी को लॉन्ग टर्म और एक अच्छी समझ से स्टार्ट करें तो काफी अच्छे रिटर्न आप ले सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फिर हम बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो काफी लोग करते हैं। आप कभी भी एसआईपी आपने फंड सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आपको 2 ऑप्शंस और दिखेंगे, एक होगा डिविडेंड का ऑप्शन और एक होगा ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में क्या रहता है कि आप कुछ भी टाइम के बाद अपना लमसम जो भी आपका इकट्ठा हो गया उसमें से आप मंथली मोड पे SWP ले सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उसमें अटैच कर सकते हैं, और आपका 10,000 15,000 जो भी जितने भी परसेंटेज से आप उसमें सेट करेंगे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक होता है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो उसमें कैलकुलेट होता रहेगा और कंपाउंडिंग पावर आपको मिलनी स्टार्ट होगी। तो कभी भी आपको अगर लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए है और आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आपने डिविडेंड ऑप्शन में उसे इन्वेस्ट कर दिया, आप कह रहे हो कि हर महीने कोई बात नहीं, मेरे पास 10,000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, मैं उससे हैप्पी हूँ, और वो आप कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, आपको उस पैसे की जरूरत भी नहीं है, बट आपको अच्छा लग रहा है कि वो 10,000 आपके अकाउंट में गिर रहा है, तो उसका बेनिफिट कहाँ है? आपका ही अकाउंट से पैसा निकल के आपके ही एमएफ से पैसा रिटर्न होके आपके अकाउंट में गिर रहा है और अकाउंट पैसे को आप रेस्ट करवा रहे हो, उसके ऊपर कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिल रही है, तो समझदारी का ऑप्शन नहीं है ये। अगर हाँ आप कोई सीनियर सिटीजन है, आपका कुछ ऐसा प्लान है जो आपका हर मंथली आपको एक इनकम सोर्स चाहिए जिससे आपका ABC कुछ भी आपका गतिविधियां हैं वो होनी है, तो मुझे समझ आता है, बट आप उसमें से पैसा निकाल के अगर आप उसे रेस्ट करवा रहे हैं तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है। अगर आप उसे ग्रोथ ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी रिटर्न्स आप ले रहे हैं आपके ही प्रिंसिपल में हर टाइम जुड़ता रहेगा और उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जिससे काफी अच्छे रिटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी सेम मिस्टेक्स फॉलो ना करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।